हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। इसके क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं। क्वार्टर थ्री के नतीजों के साथ साथ हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, जैसे कि कोयले की खपत भविष्य में रहेगी कि नहीं, पावर सेक्टर में कोयला कितना महत्वपूर्ण रहेगा, वो सब चीजें बताएंगे, डेटा के साथ बताएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही जो सीरियस इन्वेस्टर है या सीरियस जो लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। जेपी मॉर्गन ने नए टारगेट दिए हैं कोल इंडिया पर। हर बार की तरह फोकस रहेगा डेटा पर, और हमें उम्मीद है आप बहुत सारी वैल्यू और लर्निंग वीडियो से लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है कोयला के ऊपर। सेक्टर को समझना है दोस्तों, तो देखिए, कोयले का सबसे ज्यादा यूज होता है पावर सेक्टर में, मतलब जो बिजली बनाते हैं उसके जगह में। देखिए, 6% या 8% अगर पावर का ग्रोथ होता है, और ये 2030 की बात हो रही है, 2019 फाइनेंशियल ईयर को 2030 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो हम सोलार की बात करते हैं या फिर जो वायु विंड की जो बात करते हैं, इन सब की हम बात करते हैं, वो सब भी रहेगा। लेकिन अगले 10 सालों में आज की तुलना में कोयले की भी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और अगर 8% पावर डिमांड हुई तो कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोयला, जो कहा जाता है कि कोयला पिछले अगले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, ऐसा जो कहना है बहुत ही जल्दबाजी होगी। कोल इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट से ही हम ये डेटा बता रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है, ये देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कोल विल को एग्जिस्ट, दोनों ही रहेंगे ड्यू टू डाइवर्सिटी इन डिमांड कर्व इन इंडिया एंड रिलायबिलिटी ऑफ कोल पावर डिस्पाइट हायर इंक्रीमेंटल शेयर ऑफ आरई, कोल डिमांड विल कंटिन्यू। मतलब क्या है, अगर जितनी भी जितना भी कोयला है उसका हो सकता है पूरे मिक्स में थोड़ा कम होता रहे और रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती रहे, लेकिन जो टोटल कोयले की जो खपत है वो बढ़ती ही रहेगी। और देखिए दोस्तों, रिजल्ट पर आए उससे पहले पावर डिमांड यानी जो सेक्टर है उसके बारे में समझते हैं। ये देखिए, डेली पावर डिमांड हैज बीन कंसिस्टेंटली हायर देन FY20 सिंस सितंबर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी अच्छी खासी डिमांड है। कोल बेस्ड जनरेशन हैज ग्रू 8.6 ईयर ऑन ईयर वाइल टोटल जनरेशन ग्रू 6.7%। तो ऐसा जो माना जा रहा है, ऐसा जो कहा जा रहा है कि सब कुछ रिन्यूएबल हो जाएगा, जरूर होगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा दोस्तों। देर इज अ स्ट्रॉन्ग कमबैक फ्रॉम द लो डिमांड एंड कोल जनरेशन फ्रॉम Q1 FY21। तो ये सब डेटा है जो आपके सामने है, जो बिल्कुल समझ में आता है कि कोयला अभी भी रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि 20-30% से मल्टीबैगर आपको यहाँ पर ग्रोथ मिले, लेकिन एक स्टीडी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये है ऑपरेटिंग हाइलाइट्स, जिसको इशारा आप समझ सकते हैं कि काम थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। देखिए, 451 मिलियन टन का जो था प्रोडक्शन, जो 453 जरा सा बढ़ा है। ऑफटेक देखिए, 473 से 462 थोड़ा सा कम हुआ है। रियलाइजेशन आप देखिए, 1425 रुपये पर टन हुआ है। मैन पावर भी जो देखिए, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कम हुआ है। प्रोडक्टिविटी भी जो आप है 2126 टन, 2126 टन था, जो 2210 टन हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप मल्टी बैगर कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो शायद कोल इंडिया नहीं है। इसकी डिविडेंड देने की अच्छी हिस्ट्री रही है। डिविडेंड या कोई स्टेबल स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो उसके हिसाब से रेडार में आप रख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर आप यहाँ पर सलाह लीजिए दोस्त। 352 अभी तक ऑपरेटिंग माइंस है, और फैटेलिटीज अभी तक कम हो रही। 2020 थोड़ा सा यूनिक साल था। अब ये है आपके सामने रिजल्ट, ये देखिए, 68,512 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2019 की बात चल रही है। 2020 के ये जो था, आप 9 महीने मतलब अप्रैल से दिसंबर थोड़ा सा कम हुआ है, 63,326 करोड़। एबिटा जो है वो भी यहाँ पर कम हुआ है, 17,000 करोड़ से 13,444 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख सकते हैं कम हुई है। ये 9 महीने का डेटा है दोस्तों। ये 9 महीना मतलब अप्रैल से दिसंबर 2019 और 2020 को हम कंपेयर कर रहे हैं। 11,603 करोड़। और यहाँ पर मुझे थोड़ी चिंता है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई तो शायद डिविडेंड भी कम हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड मिले, क्योंकि कोल इंडिया फरवरी मार्च में डिविडेंड का भी ऐलान करता है। उसको जरूर आप नोट करके रखें। अर्निंग पर शेयर कम हुआ है, 19.6 से 13.16। एबिटा जो है 27% से 23% मार्जिन कम हुआ है।
केपेक्स ज्यादा कर रही है, ये भी थोड़ा सा बहुत अच्छा न्यूज शायद नहीं है। 32,000 करोड़ का नेटवर्थ था, जो नेटवर्थ बढ़कर 35,000 करोड़ तक हो गया है। फंड बैलेंस देखिए 23,000 करोड़ था, जो कि 13,000 करोड़ के आसपास है। वही जितना ज्यादा फंड बैलेंस हो उतना डिविडेंड भी मिले, तो मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा, हमको आपको कितना मिलेगा, बड़ा ही मुश्किल है अब इन सब आंकड़ों को देखने के बाद। रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, जितना जल्दी रिसीवेबल्स के पैसे आए उतना अच्छा है कंपनी के लिए, सबके लिए दोस्तों। अब आपको जो लेटेस्ट टारगेट्स हैं वो हम बताते हैं। अब दोस्तों जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है, आवाज थोड़ी सी आपको मेरी थोड़ी धीमी लग सकती है ये फीवर के कारण। देखिए जेपी मॉर्गन ने कोल इंडिया पर बात करी है कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहा है, और जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मिस हुआ है। क्यों? टैक्स रेट थोड़ा सा ज्यादा था, वो उन्होंने बताया है। ई ऑक्शन जो होगा भविष्य के लिए एक अच्छी पॉजिटिव चीज है जो उन्होंने कही है। ओवरवेट रहने की बात करी है, और 200 रुपए का टारगेट उन्होंने कोल इंडिया के शेयर पर रखा है दोस्तों ये फंडामेंटल टारगेट है, शॉर्ट टर्म का टारगेट नहीं है। रिजल्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक या अच्छे रिजल्ट ऐसा नहीं कह सकते हैं, मिक्स्ड रिजल्ट है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे अच्छे रिजल्ट है। स्टॉक प्राइस पर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो इसमें री रेटिंग जरूर हो सकती है। आगे क्या होता है समय बताएगा। कुछ बड़े कुछ फैसले आते हैं कोल इंडिया से रिलेटेड पॉजिटिव, तो स्टॉक भी जरूर री रेट हो सकता है। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।